बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 23 और उसका लेक्चर नंबर 6 है। तो अपने मेन टॉपिक की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप बायोलॉजी के किसी भी टॉपिक को रिवाइज़ करना चाह रहे हो तो आप मेरा ये यूट्यूब चैनल है रज़ा बायोलॉजी ट्यूटोरियल बाय अली रज़ा के नाम से, तो आप इसके ऊपर जाके इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और इसको बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट जो वीडियोस हैं वो मिलती रहे। डेली बेसिस पे सिर्फ बायोलॉजी के लेक्चर्स की 2 वीडियोस जो हैं वो अपलोड की जाती है। तो आप लोग जो हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप वो लेक्चर्स जो पहले आप लोग पढ़ चुके हैं उसको आप रिवाइज़ कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ट्रांसजेनिक प्लांट्स के हवाले से। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन से होते हैं। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स की बात की थी कि ऐसे ऑर्गेनिज़म जिनके अंदर हम फ़ौरन जीन इंसर्ट कर दें, अपनी मर्ज़ी का कोई भी जीन जो है वो किसी दूसरे जानदार से सेपरेट करने के बाद हम किसी भी ऑर्गेनिज़म के अंदर जो है वो डाल दें, तो ऐसे ऑर्गेनिज़म्स को ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज़म्स का नाम देते हैं। तो अगर वो ऑर्गेनिज़म जो जिसके अंदर हम अपना फ़ॉरेन जीन जो है वो पुट कर रहे हैं, अगर वो प्लांट होगा, कोई प्लांट का सेल या उसका इमेच्योर एम्ब्रियो होगा, तो हम उन प्लांट्स को जो उस सेल से या उस इमेच्योर एम्ब्रियो से डेवलप होंगे जिसके अंदर फ़ॉरेन जीन जो है वो इंसर्ट किया गया है, तो इनको आप ट्रांसजेनिक प्लांट्स का नाम देते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स हम बनाते किस तरीके से, वो कौन सी टेक्निक्स हैं जिनके ज़रिए हम फ़ौरन जीन को प्लांट के सेल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं और उससे हम ट्रांसजेनिक प्लांट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये है कि अगर हम लोगों ने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाना हो तो हम उसका एक ऐसा एम्ब्रियो लेते हैं जो इमैच्योर होता है। तो या इमैच्योर प्लांट एम्ब्रियो के अंदर या प्लांट के सेल्स के अंदर हम क्या करते हैं, पहले स्टेप में उसकी सेल वाल को डाइजेस्ट करते हैं, सेल वाल को रिमूव करते हैं। तो अगर किसी भी प्लांट के सेल में से या एम्ब्रियो के सेल में से सेल वाल को रिमूव कर दिया जाए तो फिर जो मटेरियल बचता है, यानी साइटोप्लाज्म और प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर मुश्तमिल, उसको आप नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट का। तो जब ये प्रोटोप्लास्ट रेडी हो जाता है, जब किसी भी प्लांट के सेल वाल को रिमूव कर दिया जाता है, तो वो जो रिमेनिंग प्लांट का सेल है उसको आप नाम देते हैं प्रोटोप्लास्ट। और फिर हम जब इसके अंदर अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट पुट करने लगते हैं तो हम एक ऐसा लिक्विड मिक्सचर बनाते हैं जिसके अंदर हम इन्हीं प्रोटोप्लास्ट वाले जो सेल्स हैं उनको डाल देते हैं और फिर उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट के जो हैं वो शॉक्स देते हैं, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करते हैं। उस इलेक्ट्रिक करंट के प्रोवाइड करने की वजह से वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी सेल की जो प्रोटोप्लास्ट है उसकी जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ऐसे छोटे छोटे होल्स क्रिएट हो जाते हैं जो कि सेल्फ सीलिंग होते हैं, यानी खुद से जो है वो थोड़ी देर के बाद जो है वो क्लोज़ हो जाते हैं। तो वो जो सोल्यूशन हम बनाते हैं, लिक्विड मिक्सचर हम बनाते हैं, उसके अंदर एक तो हमारा ये प्रोटोप्लास्ट होता है और दूसरा हमारा जो है वो फ़ौरन जीन भी उसी लिक्विड के अंदर जो है वो हम डाल देते हैं ताकि वो जब होल क्रिएट हों इलेक्ट्रिक करंट के ज़रिए तो वो प्लांट के जो सेल हैं उनके अंदर जो है वो जा सके ये फ़ौरन जो डीएनए है। अब वो कहते हैं कि जब ये फ़ौरन डीएनए जो है वो प्लांट के सेल के अंदर जो है वो इंसर्ट हो जाता है तो उसके बाद ये जो प्रोटोप्लास्ट है जिसके अंदर फ़ौरन डीएनए चला गया है वो एक कंप्लीट प्लांट के तौर पर जो है वो डेवलप हो जाता है। तो वो प्लांट जो इस तरीके उस प्रोटोप्लास्ट से डेवलप होगा जिसके अंदर हमने फ़ौरन डीएनए जो है वो इंसर्ट किया है, हम इस प्लांट को नाम देते हैं ये ट्रांसजेनिक प्लांट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन ट्रांसजेनिक प्लांट्स के थ्रू हम लोगों ने कौन कौन सी अचीवमेंट्स हासिल कर ली हैं और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हमारे कौन कौन से ऐसे गोल्स बाकी हैं जिनको अचीव करना
अभी बाकी है। तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पोटैटो, कॉटन या ये जो कॉम प्लांट्स हैं इनके ऊपर, इनकी रूट्स के ऊपर जो है वो पाए जाते हैं। उनके अंदर हम ऐसे जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने डाले हैं कि वो जो बैक्टीरिया जो इन पोटैटो वगैरह की या कॉटन की रूट्स के ऊपर मौजूद होते हैं, ये ऐसी टॉक्सिन पैदा करें कि जो इंसेक्ट टॉक्सिन हो, यानी जो कीड़े मकोड़े जो हैं वो इन प्लांट्स के ऊपर अटैक करें तो इस इंसेक्ट टॉक्सिन की वजह से वो डेड हो जाए। यानी ये बैक्टीरिया पहले रहते तो होते हैं कॉटन पे, पोटैटो वगैरह पे, लेकिन हम अपनी मर्ज़ी का जीन इसमें इस तरीके से डालते हैं कि वो बैक्टीरिया एक ऐसी टॉक्सिन पैदा करें कि अगर कोई भी इंसेक्ट उसके ऊपर अटैक करे तो उस इंसेक्ट टॉक्सिन की वजह से वो इंसेक्ट जो है वो प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाता है बल्कि वो डेड हो जाता है। तो ये पहली अचीवमेंट है। दूसरी अचीवमेंट ये है कि ये सोयाबीन के प्लांट के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इंसर्ट करके हमने उसको हर्बिसाइड रेजिस्टेंस बना दी है। हर्बिसाइड ऐसी दवाइयों को कहते हैं जो जड़ी बूटियों को मारने के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम हर्बिसाइड्स हैं वो ना सिर्फ जो है वो जड़ी बूटियों को मारती हैं बल्कि साथ में जो हमारा मेन प्लांट होता है उसको भी डैमेज कर सकती हैं। तो हम लोगों ने क्या किया है, सोयाबीन के प्लांट के अंदर ऐसा जीन ऑफ इंटरेस्ट जो है वो डाला है कि जिससे जो हर्बिसाइड जो हम जड़ी बूटियों को मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसका कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट जो है वो इस हमारे मेन प्लांट पे, सोयाबीन के प्लांट के ऊपर नहीं होता है। इसके बाद हम लोगों ने ये कॉर्न और कॉटन के जो प्लांट्स हैं, कपास के प्लांट जो हैं, इनके अंदर हम लोगों ने पेस्ट और हर्बिसाइड रेजिस्टेंस को भी इंड्यूस कराया है अपनी मर्ज़ी के जीन ऑफ इंटरेस्ट को पुट करके। तो ये मेन जो थे वो हमारी अचीवमेंट्स थी जो अभी तक क्रॉप प्लांट्स के अंदर जो है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करके जो है वो हासिल की गई। तो अगर हम इसके एकरेज की बात करें कि अभी तक वर्ल्ड वाइड यानी पूरी दुनिया के अंदर कितने एकड़ एरिया ऐसा है जहाँ पे ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स की जो क्रॉप्स हैं उनको ग्रो किया जाता है। तो अगर हम डाटे के हवाले से बात करें तो 1999 यानी 1999 के अंदर तकरीबन 70 मिलियन एकड़ ऐसे थे पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पे ये ट्रांसजेनिक प्लांट्स को जो है वो ग्रो कराया जाता था। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगले 5 सालों में, मीन्स के 2004 तक, तो ये जो एकरेज है जिसको आप नाम देते हैं कि कितने एकर्स पे जो कास्ट किया गया है, तो वो पहले 70 मिलियन था तो वो ट्रिपल होने के चांसेस हैं। क्योंकि ये बुक जो आप लोगों की FSC की बुक है ये काफ़ी अर्सा पहले पब्लिश की गई थी, तो उसमें जो लेटेस्ट डेटा था वो 1999 का था। तो वो ही यहाँ पे लिखा हुआ है कि 70 मिलियन एकड़ के ऊपर ये जो ट्रांसजेनिक क्रॉप्स हैं वो ग्रो की जा रही हैं और अगले 5 सालों के अंदर यानी 2004 या 5 तक ये जो एकरेज है ये ट्रिपल होने के चांसेस हैं। इसके अलावा अभी भी जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इस ये जो टेक्नोलॉजी है ट्रांसजेनिक प्लांट्स को बनाने की, इसके अंदर अभी भी इम्प्रूवमेंट्स लाना बाकी, अभी भी हमारे कुछ गोल्स हैं, कुछ मकासद हैं जिनको अचीव करना अभी बाकी है। तो पहला मकसद जिसको हमारा मेन फोकस है कि जिसके ऊपर जो हम अचीव करें वो ये है कि हम प्लांट के अंदर प्रोटीन और स्टार्च के कंटेंट को इंक्रीज़ करें। दूसरे नंबर पे हम ऑयल या अमाइनो एसिड की कंपोजिशन को मॉडिफाई करें, अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसके अंदर चेंजेस लाएं। बहुत सारी एग्री बिजनेस कंपनीज़ हैं जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं, वो ट्रांसजेनिक वीट जिसको आप गंदम का नाम देते हैं कि ऐसी गंदम तैयार करने के लिए वो इन प्रोसेस हैं जो कि ट्रांसजेनिक हो, और राइस और कॉम। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फसलें हैं, सीरियल क्रॉप्स हैं। तो इनके जो ट्रांसजेनिक वर्जन हैं वो हासिल करने के लिए ये जो एग्री बिजनेस कंपनीज़ हैं वो अभी रिसर्च के मराहिल के अंदर हैं। अब ये हम लोग ये जो एग्री बिजनेस कंपनीज़ हैं ये ऐसा करना क्यों चाहती हैं? क्योंकि आप लोगों को पता है कि इस दुनिया के अंदर जो आबादी है वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ आ रही है। तो आबादी बढ़ती जा रही है और जो
एरिया है जहाँ पे फसलें ग्रो की जाती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ता जा रहा है। तो इतनी ज़्यादा आबादी को खिलाने के लिए, इतनी ज़्यादा आबादी की खुराक पूरी करने के लिए तो ये ज़रूरी है कि जो पर एकड़ जो प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो ये वो कहते हैं कि 2020 के अंदर ये जो वीट की डिमांड या राइस की या कॉम की जो प्लांट है, कॉम प्लांट की जो डिमांड है उसको पूरा करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम ट्रांसजेनिक वीट, राइस और ट्रांसजेनिक कॉम प्लांट्स को प्रोड्यूस करें ताकि प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। जब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी तो उससे हम जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसको इजीली फीड करा सकते हैं। जब से इस दुनिया के अंदर ग्रीन रेवोल्यूशन आया है यानी 1960s के अंदर, तो उसके अंदर जो मेन अचीवमेंट हासिल की गई है वो ये है कि ऐसे हाइब्रिड प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए हैं जो हाई यील्डिंग थे, जिनकी पैदावार बाकी तमाम प्लांट से, बाकी तमाम वैरायटी से बहुत ज़्यादा थी। तो इस ग्रीन रेवोल्यूशन के ज़रिए यानी जब ये हाई यील्डिंग हाइब्रिड प्लांट्स प्रोड्यूस किए गए तो बहुत ज़्यादा वर्ल्ड ग्रेन जो हार्वेस्ट है वो उसके अंदर इंक्रीज़ आई है। लेकिन ये जब ग्रेन हार्वेस्ट के अंदर यानी वर्ल्ड ग्रेन हार्वेस्ट के अंदर यानी जो ग्रेन्स हैं इनकी प्रोडक्शन में जब इंक्रीज़ आई है तो साथ साथ में जो पॉपुलेशन है उसमें भी काफ़ी इंक्रीज़ आई है। तो जितनी खुराक बढ़ी है उससे ज़्यादा जो है वो आबादी बढ़ी है। तो जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है उसके अंदर अभी भी कोई जो इंक्रीज़ है वो देखने को नहीं मिली। तो हमारा मेन फोकस यही होता है कि हम पर कैपिटा प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, कि आबादी को कंट्रोल करें और साथ में फूड की प्रोडक्शन को जो है वो उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी जो है वो उसको इंक्रीज़ करें। तो ये जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज़ करने के लिए तो एक ही प्रोसेस साइंटिस्ट के माइंड में है जिसके ज़रिए वो पूरी उम्मीद हैं कि हम पर कैपिटा प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। वो है थ्रू जीनेटिक इंजीनियरिंग, कि हम अपनी मर्ज़ी का जीन जो है वो प्लांट्स के अंदर इंसर्ट करें और फिर उससे जो पर कैपिटा प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज़ किया जाए। तो अभी तक जो है वो कौन कौन सी ऐसी मॉडिफिकेशंस हैं जो हमारे साइंटिस्ट के माइंड्स में हैं कि जो जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करके जो प्लांट्स के अंदर लाई जा सकती हैं। पहली मॉडिफिकेशन ये है कि हम स्टोमेटो को इस तरीके से चेंज करें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की अपटेक को इन्हांस करे और वाटर की जो रिमूवल है ट्रांसपायरेशन के थ्रू उसको रिड्यूस करे। अब ये क्यों ज़रूरी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड की इनटेक को बूस्ट अप करे यानी इंक्रीज़ करे और ट्रांसपायरेशन के लेवल को कम करे? क्योंकि आपको पता है कि जितनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पौधा अपटेक करेगा उतनी ज़्यादा वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा। तो जब वो फोटोसिंथेसिस कर पाएगा तो वो उसकी जो ग्रोथ है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि वो फूड तैयार करेगा, फूड को अपनी ग्रोथ में इस्तेमाल करेगा। लेकिन वो कहते हैं कि पौधा जो है वो अगर ज़मीन से जो है वो पानी जज़ब करता है तो बहुत सारा पानी जो है वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू जो है वो वेपोराइज हो जाता है, वो बुखारात में चेंज हो जाता है। तो अगर हम इस ट्रांसपायरेशन के अमल को रिड्यूस करना चाह रहे हैं तो हमें कोई ऐसे जीन इंसर्ट करने पड़ेंगे जो स्टोमेटा की जो आप कह लें कि जो स्टोमेटा के अंदर गार्ड सेल्स का जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके से मॉडिफाई करें कि वो कार्बन डाइऑक्साइड के इनटेक को बढ़ा दे और ट्रांसपायरेशन के लेवल को जो है वो रिड्यूस कर दे। तो दूसरा जो हमारा गोल है वो ये है कि ये जो रुबिस्को एंजाइम है प्लांट के अंदर जिसने डार्क रिएक्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो कैप्चर करना होता है, तो इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए ताकि ये रुबिस्को एंजाइम जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करे और इसको ऑर्गेनिक फूड को बनाने में अपना रोल प्ले करे। इसके बाद ये है कि बहुत सारे प्लांट्स ऐसे हैं जो C3 प्लांट्स हैं, उनके अंदर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने की जो सलाहियत है वो कम है, तो वो फोटोसिंथेसिस का जो लेवल है वो भी कम होता है। तो उनके अंदर हम साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर C4 साइकिल को इंड्यूस कराया जाए, जैसे ये राइस प्लांट वगैरह हैं, ताकि उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो अपटेक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने का जो एफिशिएंसी है वो बढ़े और इस तरीके से जो प्लांट्स हैं उनकी प्रोडक्शन भी बढ़े।
इसके अलावा एक वीड है, जड़ी बूटी है, जिसको आप माउस एयर्ड क्रेस कहते हैं। ये माउस है लफ्ज़, माउस एयर्ड क्रेस, क्योंकि ये ऐसे लगता है जैसे ये चूहे के कान जैसे होते हैं, ये उस तरह की शेप की एक वीड है। तो इसको जेनेटिकली इंजीनियर्ड किया गया है। इसके अंदर हम अपनी मर्ज़ी का जीन हम लोगों ने पुट किया है और उससे हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक इस्तेमाल कर रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, जिसका नाम है पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो ये बायोडिग्रेडेबल है, तो ये हमारे मकसद के लिए इस्तेमाल हो सकती है कि हम इसको जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के थ्रू जो है वो डिकम्पोज भी कर सकते हैं, डिग्रेड भी कर सकते हैं। अब तक जो प्लांट्स के अंदर जीन ऑफ इंटरेस्ट डाले गए हैं, उनके जो मेन पर्पस थे वो जो अचीव किए गए हैं वो ये है कि ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो हैं वो हासिल किए गए हैं इनसे, और ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स, क्योंकि हीमोफीलिया के जो पेशेंट्स हैं उनके अंदर अगर कोई कट हो जाए बॉडी के ऊपर तो उनका जो खून है वो सही तरीके से जमता नहीं है, क्लॉट नहीं करता, तो उनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होती है। तो उसी कमी को पूरा करने के लिए हमने ट्रांसजेनिक प्लांट्स के थ्रू क्लॉटिंग फैक्टर्स हासिल किए। बहुत सारी एंटीबॉडीज़ हैं जिनके जीन जो हैं वो हमने प्लांट के अंदर डाले, तो उन्होंने हमें वो एंटीबॉडीज़ के तौर पर जो है वो प्रोडक्ट बना के दिए। तो ऐसी एंटीबॉडीज़ जो प्लांट से हासिल की जाती हों, हम इनको प्लांटी बॉडीज़ का नाम देते हैं। तो ये कॉम प्लांट से जो एंटीबॉडीज़ हासिल की गई है जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करने के बाद, तो उसका जो इस्तेमाल है वो ट्यूमर सेल के ऊपर जो है वो रेडियो आइसोटोप्स को डिलीवर करती है, ताकि ये जो ट्यूमर के सेल्स हैं ये डेड हो जाएं और वहाँ से अगर कोई कैंसर की डेवलपमेंट हो रही है तो वो वहीं पे जो है वो कंट्रोल हो जाए। इसके अलावा सोयाबीन से जो एंटीबॉडी हासिल की गई है उसको जेनिटल हर्ब्स की ट्रीटमेंट, ये एक बीमारी है जिसमें जिस्म के ऊपर जो है वो मखसूस आज़ा पे जो है वो दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसके इलाज के लिए ये सोयाबीन से हासिल की गई जो एंटीबॉडी है वो कारआमद साबित हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये प्लांट के थ्रू जो एंटीबॉडीज़ हम इस्तेमाल करते हैं उसके हमें क्या एडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेजेस ये है कि ये इनएक्सपेंसिव हैं, कि इसमें कोई भी कॉस्ट नहीं आती है। सिर्फ यही कॉस्ट आती है कि हम अपनी जीन ऑफ इंटरेस्ट को जब मुंतकिल करने लगते हैं प्लांट की बॉडी के अंदर, तो उस दौरान जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो कॉस्ट आती है सिर्फ वही होती है। उसके बाद पौधा जो है वो कंटिन्यूसली, अगर वो जीन ऑफ इंटरेस्ट प्लांट की बॉडी के अंदर अपने आप को एक्सप्रेस करने के काबिल हो जाए, तो वो कंटिन्यूसली हमें जो है वो विदाउट एनी कास्ट वो एंटीबॉडीज़ बना के देता है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी पैथोजन की कंटेमिनेशन के कोई चांसेस नहीं होते एंटीबॉडीज़ के अंदर। बहुत सारी एंटीबॉडीज़ जो पौधों से हासिल की गई हैं उनके क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं, ताकि ये देखा जाए कि क्या वो वाकई हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए कारआमद हैं या नहीं। ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। ट्रांसजेनिक प्लांट्स के हवाले से था कि किस तरीके से हम पौधों के अंदर अपनी मर्ज़ी का जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डाल के हम अपनी मर्ज़ी के बेनिफिट हासिल करते हैं। तो एक बार दोबारा बताता चलूँ कि अगर आप लोगों ने कोई भी लेक्चर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर का बायो का रिवाइज़ करना हो तो आप मेरे चैनल को रज़ा बायोलॉजी ट्यूटोरियल बाय अली रज़ा के नाम से, तो इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ से जो प्रीवियस वीडियोस हैं वो सुन के अपने लेक्चर्स को रिवाइज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।